हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षत भसौलिया और हम आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लाइट चैप्टर क्लास 10th का। अब तक के लेक्चर्स में आपने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने एग्जाम्पल देखे, उसके 5 हमने फॉर्मूले भी देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आज की वीडियो देखिए। आज की वीडियो में हम समझते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, कि अगर कोई लाइट रे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसको हम डेली लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होती है? एक ग्लास का टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा मोटा सा, जिसको हम ग्लास स्लैब कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइट रे इंसिडेंस कराऊँ, मान लीजिए एयर है, यहाँ पर ये एयर है, पहला मीडियम जो है एयर, लाइट के ट्रेवल करने का एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है, और फिर ग्लास का जो छोटा सा स्लैब है उसमें से फिर से लाइट रे जब वापस आएगी तो वो फिर से कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर भी एयर ही है। यहाँ पर कोई तीसरा मीडियम और हो सकता है, लेकिन सिंपलिसिटी बनाने के लिए हम इसको एयर टू ग्लास टू एयर, ये रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ होगा? सबसे पहले एयर टू ग्लास होगा, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन ग्लास टू एयर होगा। यहाँ पर 2 रिफ्रैक्शन होने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि एयर टू ग्लास लाइट रे कैसे जाएगी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक लाइट रे है, ये लाइट रे यहाँ इंसिडेंस हुई, ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंस हुई। ये लाइट रे मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है। कौन सी लाइट रे है ये? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक और क्रोमेटिक का मतलब कलर। ये एक ही कलर की लाइट है, किसी भी एक कलर की, व्हाइट कलर को छोड़ के किसी भी एक कलर की लाइट है। अगर ये लाइट अलग अलग कलर्स की होती तो आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है और हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनने को मिलते। लेकिन इसीलिए मैंने इसको सिंपल बनाने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ली है। आपके एग्जाम में भी आप मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ही लिख के आएंगे। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट रे मतलब एक कलर की जो लाइट रे है वो इंसिडेंस हुई एयर और ग्लास के सरफेस पे। यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा एक नॉर्मल, मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये एयर ग्लास के सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जो लाइट रे है वो एयर टू ग्लास जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है। तो कहाँ जाएगी? ये जाएगी नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या करेगी? वो अपनी स्पीड को स्लो कर देगी और अपने डिस्टेंस को भी कम कर देगी। इसका मतलब कि नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाएगी। तो मैं बना देता हूँ, ये बेंड हो जाएगी कहाँ? नॉर्मल की तरफ, इस डायरेक्शन में ये बेंड हो गई, यहाँ आई, ठीक है। और अगर हम इसका एक्चुअल पाथ देखें, अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पर होता ही नहीं, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे कैसे ट्रेवल करती? लाइट रे इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहती, लाइट तो मुड़ती नहीं है ना, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अभी तक तो हम यही जानते हैं। तो लाइट कैसे जाती? इस डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन भी अगर मैं बनाऊं तो ये इस डायरेक्शन में चली जाती, ठीक है। ये लाइट की एक्चुअल पाथ है। ये एक्चुअली में है नहीं, ये हमने इमेजिन किया है कि यहाँ पर अगर लाइट ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट का एक्चुअल पाथ जो है वो इस डायरेक्शन में होता। तो ये लाइट का एक्चुअल पाथ बना लिया। अब हम क्या करें? नीचे वाले सरफेस पे जो ग्लास टू एयर में फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, पहले एयर से ग्लास में गई, यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ग्लास से फिर से एयर में जाएगी, तो इस पॉइंट पे एक रिफ्रैक्शन होगा इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए। तो इसके लिए मैं एक बना लेता हूँ नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब क्या होगा? अब लाइट कहाँ जाएगी? लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी नॉर्मल से दूर, तो ये नॉर्मल के अवे जाएगी। इस लाइट रे को भी हम बना लेते हैं। ये लाइट गई नॉर्मल से अवे और इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितने रिफ्रैक्शन देखने को मिले? हमें 2 रिफ्रैक्शन देखने को मिले। यहाँ पर पहला रिफ्रैक्शन, यहाँ पर दूसरा रिफ्रैक्शन। पहला रिफ्रैक्शन हुआ था एयर टू ग्लास, दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास टू एयर। पहले रिफ्रैक्शन में ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी नॉर्मल, और दूसरे रिफ्रैक्शन में ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। तो यहाँ पर हम एंगल बना लें। एंगल कौन से बनेंगे? ये देखें, यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बनेगा, फिर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बनेगा। इनके नाम अलग अलग हैं, इनके नाम देखें हम। तो ये जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं। इस वाले जो रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास के सरफेस पे हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन एक्चुअली में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ही बराबर होगा। इस आर की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ये ट्रांसवर्सल है।
दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल खींच दिया जाए तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल बराबर होते हैं ना। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो नॉर्मल है, और ये जो रे है लाइट की रे वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये जो एंगल आर है उसकी वैल्यू यही होगी, तो ये भी एंगल आर के ही बराबर होगा। एक्चुअली है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन उसकी वैल्यू आर के बराबर है। और ये जो लास्ट में एंगल बना है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब ये रे देख लीजिए, रे कैसी कैसी होती हैं। यहाँ पर ये जो रे है इसको हम कहते हैं इंसिडेंस रे, ये रे इंसिडेंस करी यहाँ पर। फिर ये जो रे है इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट हो गई। और फिर जो अल्टीमेटली बाहर निकली उसको हम कहते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस इमरजेंट रे के साथ बनता है। इमरजेंस मतलब क्या है, बाहर निकलने वाली रे। इमर्ज हो रही है, वो ग्लास स्लैब से इमर्ज हुई, इसलिए इसको नाम रख दिया इमरजेंट रे। और इससे जो एंगल बन रहा था इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये होता है जब भी कोई लाइट रे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट हो। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन में कौन कौन से रिफ्रैक्शन होते हैं, दो रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन इस एरिया में हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन इस एरिया में हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास के लिए लिखेंगे, यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ए म्यू जी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। और यहाँ पर जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वो आएगा जी म्यू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। और इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन पता है, मैंने बताया था कि ए म्यू जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जी म्यू ए के बराबर। कोई सा भी किसी भी दो सरफेस का रेशियो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये देख लीजिए क्या है, ये जो लाइट का एक्चुअल पाथ था और जो लाइट का इमरजेंस पाथ है, ये जो जिससे रिफ्रैक्टेड होकर निकली है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, इन दोनों को जो मिला दे उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा से डिनोट करते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि लाइट के पाथ में डिस्प्लेसमेंट आया कितना। ग्लास स्लैब अगर नहीं था तब लाइट रे सीधा सीधा जा रहा था, उसको किसी से मतलब ही नहीं था, सीधा सीधा जा रहा था अपनी स्पीड से। फिर जब ग्लास रे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, लाइट को थोड़ा सा परेशान कर दिया, तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई, ज़्यादा तो नहीं हुई, और इस डायरेक्शन से चली गई। उसको परेशान करो, परेशान होती नहीं है, तो यहाँ जाएगी, फिर वो कहेगी अच्छा तुमने मुझे परेशान किया तो मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ, थोड़ी सी स्पीड चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर आई और फिर इस डायरेक्शन में निकल गई, पहुँचना तो अल्टीमेटली था ही वहाँ पर उसको। तो ये जो एक्चुअल पाथ है और ये जो रिफ्रैक्टेड पाथ है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है तुम्हारे मटेरियल की थिकनेस पे, कि आपने जो मटेरियल लिया है वो कितना थिक है। ग्लास की जो स्लैब ली है, मान लीजिए ग्लास स्लैब का ही एग्जांपल ले लें, तो ग्लास की जो स्लैब वो कितनी मोटी है, थिकनेस उसकी क्या है। अगर थिकनेस आप बढ़ाओगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। थिकनेस के बढ़ने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, जितना ज़्यादा थिक ग्लास उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों लाइट रेज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे थी, इमरजेंट लाइट रे, और जो तुम्हारी एक्चुअल लाइट रे थी, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कब बढ़ेगा, जब आपके जो ग्लास स्लैब आपने ली है वो थिकनेस उसकी बढ़ा दें आप, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी वैल्यू ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल आई। एंगल आई अगर आप बढ़ा दें, जाहिर सी बात है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा एंगल आई उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से अगर मैं आई की इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाता जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्चुअल पाथ है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एंगल आई जब हम बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाता है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, म्यू पे, किसी भी मटेरियल की, किसी भी मीडियम की। अगर उसका म्यू ज़्यादा है तो उसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करा, थिकनेस ऑफ द मटेरियल पर, थिकनेस ऑफ द मीडियम पे, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लाइट रे जो एक्चुअल पाथ से चल रही थी और लाइट रे जो इमरजेंस हुई, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, थिकनेस पे, एंगल आई पे और म्यू पे। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।